आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ़ की। मैं अपनी शादी की ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देखा था। लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजा के साथ तय हो गई। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। वह एक पढ़ा लिखा और सुंदर युवक था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा जीजाजी के रूप में स्वीकार किया। मेरी दीदी विनीता की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरी माँ मुझसे बिना पूछे ही मान गई। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। कार्तिक एक अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा आदमी है। एक अच्छा लड़का है और उसकी मुख्य बात कि वो लालची नहीं है और अच्छी कमाई करता है। क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी करने से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी तुम्हारी बहन से हुई? 2 साल हो गए हैं। कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज कार्तिक की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात को अपने फैसले की सूचना मुझे देना। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में जब मैं कमरे में आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो उस पर सिया कॉलिंग लिखा था। मैंने अपने दिल में खुश हुई और मुझे अपनी परेशानी अपने दोस्तों को बता दूं और कुछ अच्छी सलाह मांग लूं। लेकिन कॉल करने के बाद मैं होश खो बैठी। जब सिया ने अपने बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था और उसकी कीमती गहने भी ले गए थे। जब उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत चिंतित थे और वे कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई। उल्टा सिया को ही दिलासा देने लगी, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखा है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी और भ्रमजाल है और बड़ों के फैसले के आगे झुकना बुद्धिमानी है, क्योंकि वे अपने अनुभव के प्रकाश में सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला 100% सही था और तभी मैं अपने माँ के पास गई और उन्हें बताया कि माँ, मैं कार्तिक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो इस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वह हैरान भी हुई और खुश भी। साथ ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद विनीता दीदी को हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहनते देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी, मैं उनके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आती हो। आप इस दुनिया में बहुत जल्दी दूर हो गई। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरे पालने में उड़लने आई थी। इतना कहकर मैं उसकी तस्वीर को प्यार से देखते हुए सजे हुए बेड पर आकर बैठ गई। अब मैं कार्तिक का इंतजार कर रही थी। मैं आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्म से सिकुड़ रही थी। उसी समय मुझे दरवाजे की कुंडी घुमाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने नीचे देखा। कार्तिक अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। कार्तिक बिस्तर के करीब चले आए और चुपचाप जैसे वह घुसे थे वैसे ही वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने आश्चर्य से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला और यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने मेरे दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं ये समझूं कि कार्तिक 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भुला नहीं पाए हैं? उन्हें उस वक्त मेरे पास होना चाहिए। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे चली गई। मैं दिलासा के कुछ शब्द कहकर उनका दिल बहलाना चाहती थी,
ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बात कर सके। मैं कमरे से बाहर गई और उसी कमरे में गई जिसमें कार्तिक गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी भरकम कपड़ों से परेशान होने लगी थी। सुबह से रात तक आराम न मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने भारी कपड़े लेकर कमरे में लौट आई और कपड़े बदल कर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो कार्तिक बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास उससे नाश्ते के लिए कह रही थी। मुझे उठता देखकर कार्तिक बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। कार्तिक ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात के खराब मूड को भूलकर मुस्कुरा दी। उसी समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। मेरे भी होठों पर मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था, तो मैं फ्रेश होने चले गई। कार्तिक और मैंने अपने कमरे में बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद कार्तिक के कुछ दोस्त मिलने आए, तो वह उनके साथ चला गया, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बात बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी। कार्तिक का रवैया देखकर उम्मीद थी कि जल्द ही हम करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन जब रात हुई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि कल की रात की तरह कार्तिक कमरे में आया और दीदी की फ़ोटो ली और दूसरे कमरे में चले गए। मैं बैठकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगी। मुझे उन पर तरस भी आया। साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था कि उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे और कार्तिक के साथ दूसरे कमरे में गई तो उसने पहले ही कमरा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी हो गई थी और मुझे अंदर से कार्तिक की कुछ कहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे किसी से बात कर रहे थे। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही, पर कोई भी शब्द समझ नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि 2 दिन की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वह से जान छुड़ाकर भाग रहा है। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं निराशा में अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी और कार्तिक के जीवन के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। हम 2 बहनें थीं। विनीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार और स्नेह से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए खूब रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने फैसला दीदी को सौंप दिया। मेरी माँ की सहेली के बेटे कार्तिक का रिश्ता आया। माँ बहुत खुश हुई और उसकी खुशी देखकर दीदी भी मान गई और पापा ने भी कार्तिक को बहुत पसंद किया था और कार्तिक खुद विनीता दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया। इकलौती साली होने के कारण मेरा विशेष महत्व था। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती थी, खासकर जब मैं उसके घर रहने आती थी। वह रात में कई घंटे बाहर टहलती रहती थी। जब भी मैं उनसे कारण जानना चाहा, वह हंसती और मुझे टालते हुए कहती, बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। ये बात एक बार मैंने अपनी माँ से कही तो वो भी हंसी और बोली, पगली, नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी दीदी हम लोगों से मिलने आती थी, वह बहुत सजी सवरी और खुश होती थी, इसलिए मैंने भी इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन एक बार रात को जब कार्तिक दीदी को हमारे घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए, तो मुझे उनका तौर तरीका अजीब लगा, मानो वह नशे में हो या नींद के प्रभाव में हो, या फिर शायद वह उस दिन जल्दी में थे और इसलिए दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद कार को हवा में उड़ाते हुए चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछने उनके कमरे में आई तो वह आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैंने उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने यह बात दीदी को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, इसलिए वे अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद कार्तिक बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आए और उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था,
लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद वो हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली गिरा गई थी। सास ने कहा था कि विनीता को अचानक सीने में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था, जिसके कारण वह बच नहीं पाई। इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय जो हर गम पर मरहम लगा देता है। कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में अपने मामलों में लौट आए। मेरे माता पिता ने कार्तिक से मेरी शादी इसलिए की ताकि मैं दीदी की तरह उसके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उसका रवैया मेरे समझ से परे था। दिन में तो ठीक रहते थे और रात में दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो ले जाते और उससे बात करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं उन्हीं ख्यालों में सो गई। मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियां गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों से दीदी को छूने की कोशिश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन मैं दीदी को नहीं छू पा रही थी। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मैं थक कर कहा तो वह रो पड़ी। तुम मुझे तभी छू सकती हो अगर मुझे इंसाफ दिला दो। मेरी बहन, तू मुझे इंसाफ दिला सकती है। इससे पहले कि मैं दीदी की बात समझ पाती या उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आंखें खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी। यह किसी खराबी के कारण बंद थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गूंज रही थी। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरी बहन बहुत ही धार्मिक थी। वो हर वक्त भगवान की पूजा उपासना में लगी रहती थी। कभी कभी तो मैंने रात में भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े देखा था। अगली सुबह कार्तिक के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले रूम में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे में अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि दवा के कुछ खाली रेपर थे। मैंने उन्हें उठाया और उल्टा कर दिया। ये शायद दीदी की दवाई थी, क्योंकि मैंने अक्सर उन्हें उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई, इसलिए मैंने वह रेपर वहीं रख दिया। अभी अलमारी बंद कर रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिरा। मैंने देखा कि वो नशीली दवाइयों से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वह बैग वहां से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो कार्तिक बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे उनका कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैं इसी नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए था। यही दवाइयाँ मैंने दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद कार्तिक की आदत को छुड़वाने के लिए वो ये नशीली दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थी। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि कार्तिक पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैं उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। इसलिए इस बात को फॉलो करते हुए कार्तिक के लिए कढ़ाई पनीर बनाया। दीदी भी कार्तिक को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैंने नौकरानी के साथ टेबल सेट की और हम लोग खाना खाने लगे। कार्तिक को खाना बेहद पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरह से प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए मुझसे कुछ गिफ्ट लेना चाहोगी? कार्तिक के इस फिजूल प्रश्न पर मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सवाल से ज़्यादा उनके पूछने का तरीका निराला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने सास के सामने इसका जवाब कैसे दूँ। सो मैं चुप रही। एक बार फिर कार्तिक ने अजीब अंदाज में अपना सवाल दोहराया। सास ने आनन फानन से मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वह अपने बेटे को धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मुझे कार्तिक का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, तो आपने उस जैसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों नष्ट किया? वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे ने उसे झकझोर कर रख दिया है और उसने अपना दुख भुलाने के लिए सब किया है। मैं उसे समझाऊंगी।
सास की बात सुनकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली और कमरे में आकर लेट गई। मैंने रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसा न्याय? अपने सपने में दीदी को इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबो-गरीबो ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंटल थी या कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दौरा पड़ा था तो अस्पताल ले गए होंगे। उस समय कुछ भी पूछने का कोई अर्थ नहीं था और इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन अब सपने में दीदी को इस तरह देखना एक असामान्य बात थी। मैंने अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली जिसमें दीदी की मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह कार्तिक के काम पर जाते ही मैंने दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम को छान मारा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। इसे अपनी आंखों से पढ़कर मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। कार्तिक के ऐसे ही धूप-छाँव वाले व्यवहार में दिन बीतते गए। एक रात मैंने देखा कि जब वह दूसरे कमरे में गए तो उसके हाथ में एक नहीं 2 फ्रेम थे। एक फ्रेम तो मैं पहचान गई थी, वह दीदी की तस्वीर वाला फ्रेम था और दूसरा शायद नया बना था, लेकिन सस्पेंस यह था कि उस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की और फिर सोने का नाटक किया। आज रात मैं निश्चित रूप से उस रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह कार्तिक कमरे में आया और हाथ में दीदी की तस्वीर लिए कुछ देर रुककर मुझे देखते रहे, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि मैं सो रही हूँ। इसके बाद वे बाहर निकल गए। मैं आंखें खोलकर उनकी पीठ की ओर देखा और जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए, मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा था, इसलिए कमरे का ताला बंद किए बिना दूसरे कमरे में गए थे। कुछ देर बाद मैं खामोश कदमों से धीरे धीरे चलकर बराबर वाले कमरे के सामने आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाज़ा खुल गया। मैंने कमरे में झाँका तो कार्तिक दीदी की तस्वीर पर झुककर कुछ बातें कर रहे थे। कार्तिक की बातें मैं सुन सकती थी। वो फोटो से बातें करते हुए कह रहे थे, मेरी प्यारी शहजादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बस थोड़ा इंतज़ार करो। इतना कहकर कार्तिक ने अपनी गोद से एक और तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ लगा दी। दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर वह कुछ और कह रहे थे। मैंने वह तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उसके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मीलों चल चुकी हो। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। कार्तिक आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, दीदी के पास जाने की सोच रहे थे। हो सकता है कि दीदी के साथ वह दूसरी तस्वीर उन्हीं की थी। मुझे कार्तिक को इस हद तक पहुंचने से रोकना था। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरी आँख लग गई। तभी फिर से दीदी के कराहने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। वह लगातार न्याय की मांग कर रही थी। मैंने सपने में ही उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि दीदी का मामला तो मैंने अपने जानने में निपटा दिया था। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से वादा किया था तो मुझे वैसे भी अपना वादा निभाना था और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। रात के किसी समय मैं उठकर मैं दूसरे कमरे में गई। कार्तिक अब भी दूसरे कमरे में सोते थे, मेरे पास मेरे कमरे में नहीं सोते थे। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं निराश होकर अपने कमरे में आ गई। सोच विचारों में गुम कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सोकर उठी तो फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली और कपड़े निकाले। यह देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी अलमारी में वह दवाइयाँ वाला बैग गायब था। मुझे यकीन हो गया कि वह बैग कार्तिक ने ही निकाला था। मुझे कार्तिक को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा, कार्तिक को मरने से बचाना होगा, कार्तिक को दीदी की यादों से निकालना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आ गई। मेरी सास मैं नाश्ता बनाकर तैयार रखा था।
मैं नाश्ता कर रही थी कि मेरी सास बोली, बेटा सीमा, मेरे फ़ोन पर बैलेंस ख़त्म हो गया है, अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो, सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उससे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लूँ। अपनी सास के बताए हुए नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्ड बटन पर लग गई और रिकॉर्डर शुरू हो गया। ये अनजाने में हुआ था, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सास बात करती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई, ये सोचते हुए कि जब मम्मी जी बात कर लेंगी तो खुद ही मुझे फ़ोन दे देंगी। काफ़ी देर के बाद मम्मी जी को लेकर आई थी और मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं कार्तिक के बारे में सोचने लगी। वह दीदी से कितना प्यार करते थे, दीदी को यादों को अभी तक भुला नहीं पाए। यहाँ तक कि वह दीदी के पास जाने की सोचने लगे, यानी खुद को मारना चाहते हैं। यह सोचकर ही मैं काँप उठी। मेरा पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि कैसे कार्तिक के दिल से दीदी की यादों को निकालूं, कैसे कार्तिक के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को कार्तिक ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक पिज़्ज़ा का डिब्बा भी था। कार्तिक कमरे में आए और बोले, सीमा, मैं ये पिज़्ज़ा तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है? पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद था। मैंने खुश होते हुए कहा कि कार्तिक, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। कार्तिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिसे मैं समझ ना सकी। उसी मुस्कुराहट के साथ बोले, अच्छा तो यह खा लो, ये लो पिज़्ज़ा। कार्तिक ने मेरी तरफ पिज़्ज़ा बढ़ाया ही था कि तभी बाहर से मेरी सास ने कार्तिक को आवाज़ दी। कार्तिक पिज़्ज़े का डिब्बा मुझे देकर बोले, यह लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। यह कहकर कार्तिक बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल सुनते सुनते पिज़्ज़ा खाया जाए। इसी इरादे से मैंने फ़ोन उठाया। जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। मिस्ड एपिसोड की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग खोली। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग वही रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरी सास ने इतनी देर बात क्यों की? उनके सर में दर्द हो रहा था, सिर्फ दवाई ही तो पूछनी थी। फिर भला दवाई पूछने के लिए इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत थी? ना चाहते हुए भी मैंने वह रिकॉर्डिंग खोल ली और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लगता था जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी। सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास उस डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो, वह अब ठीक हो रहा है, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वो अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अब तक ना जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर ज़ोर से हंसा था और बोला, देखिए, आपका बेटा दिमागी मरीज है, उसे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने से ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपके बेटे की और आपकी यह काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो जिंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। कल आ जाना मेरे पास, मैं दवाइयाँ बदल दूंगा। धीरे धीरे आपके बेटे को फ़ायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फीस ज़रूर लेते आना। इतना कहकर उस डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। मैं वहीं सकते की हालत में बैठी हुई थी। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। मेरी दीदी को मारा गया था, बेमौत के घाट उतारा गया था। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती थी और मुझसे इंसाफ की भीख मांगती थी। अपनी दीदी को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। जरा कुछ होश आया तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि कार्तिक इस पिज्ज़ा को खिलाकर मुझे मारना चाहता है। ज़रूर पिज्ज़े में कुछ मिलाया गया है। मैंने पिज्ज़ा का डिब्बा एक तरफ को रख दिया और जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें यकीन करना ही पड़ा। पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी देर में पुलिस हमारे घर पर पहुँच चुकी थी। उधर कार्तिक को समझ रहा था कि पिज़्ज़ा खाकर अब तक मैं मर चुकी होगी। इसी खुशी में हॉल में टहल रहा था।
लेकिन पुलिस पर नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और कार्तिक को अरेस्ट कर लिया। मेरी सास और कार्तिक सफाइयाँ देते रहे कि वो बेकसूर है, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग कॉपी थी, उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। घर से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और उस घर से हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर आ गई। दीदी की तस्वीर को जब हाथ में लिया तो ऐसा लगा था कि जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो। अपने आप को इंसाफ मिलने पर और मुझे उस दरिंदे से बच जाने पर मैंने कार्तिक से कानूनी तौर पर तलाक ले ली थी और जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी, मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की थी कि एक तलाकशुदा बेटी को कब तक घर पर बैठाऊंगे। ना जाने कितनी ही ऐसी बातें बनी थी, लेकिन मम्मी पापा ने किसी की सुनी नहीं। जिंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मम्मी पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट थी मेरी। मुझे नहीं लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई आएगा जिस पर विश्वास कर सकूंगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कि मुझे अपने जीवन में सच्चा प्यार नसीब होगा या नहीं? अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।